हाँ, तो परिवार के अंतर्गत हमने इसका मीनिंग पढ़ लिया है, इसकी विशेषताएं पढ़ ली हैं और परिवार के प्रकार या कार्य पढ़ लिए हैं। प्रकार या कार्य, महत्व, है ना, इसकी उपयोगिता पढ़ ली है हमने। और परिवार के प्रकार के अंतर्गत मैंने अलग अलग प्रकार बताए थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वो परिवार की सदस्य संख्या के आधार पर जो 3 प्रकार के परिवार के प्रकार हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलग अलग आधारों पर प्रकार हमने पढ़े हैं, विवाह के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर, है ना, संपत्ति के उत्तराधिकार के आधार पर, है ना, निवास के आधार पर, अलग अलग हमने प्रकार पढ़े हैं। तो उसमें सदस्य संख्या के आधार पर जो प्रकार पढ़े थे 3 प्रकार, उनमें मूल परिवार या नाभिकीय परिवार उनको बोलते हैं, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार, ये 3 प्रकार जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला परिवार है वो है केंद्रीय या नाभिकीय परिवार, इसको मूल परिवार भी कहा जाता है। इसके 3 नाम है, मूल, केंद्रीय या नाभिकीय परिवार। एक्चुअली ये वहां पर डैश नहीं है। सदस्य संख्या के आधार पर परिवार के 3 प्रकार, सदस्य संख्या के आधार पर परिवार के 3 प्रकार, मूल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। ये तो जो मूल परिवार है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मूल परिवार जो है, तीनों जो परिवार है सदस्य संख्या के आधार पर, उनमें सबसे छोटा परिवार होता है। परिवार का सबसे लघु रूप इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें माता, पिता और उनके अविवाहित बच्चों को सम्मिलित किया जाता है ना। मूल परिवार परिवार का सबसे छोटा रूप है जिसमें माता, पिता तथा उनके केवल अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। जब उनका विवाह हो जाता है तो फिर वो अपना अलग मूल परिवार बना लेते हैं, इसलिए उनको उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है ना। बच्चों का विवाह हो गया तो उनका एक अलग परिवार हो गया, वो एक अलग मूल परिवार हो गया। फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनका विवाह होगा, उनका मूल परिवार बन जाएगा, है ना। तो इसमें केवल और केवल अविवाहित बच्चों को ही सम्मिलित किया जाता है। विवाहित बच्चे तथा अन्य रिश्तेदार इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है कि केंद्रीय या नाभिकीय परिवार परिवार का अति लघु रूप है जो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से मिलकर बना होता है। और ये जो परिवार है, ये जो नगरीय समाज है, औद्योगिक समाज है, आधुनिक समाज है, उनमें ज्यादातर परिवार पाए जाते हैं। जैसे ग्रामीण समाज है, कृषक समाज है, वहां पर संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, है ना, विस्तृत परिवार पाए जाते हैं। लेकिन नगरीय समाजों में, आधुनिक जो समाज है वहां पर मूल परिवार पाए जाते हैं। नगरीय समाज में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नगरों में आवास की समस्या ज्यादा रहती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, रहने की समस्या ज्यादा है। एक घर में जो है इतने सारे लोग नहीं रह पाते, छोटे छोटे घर हैं, है ना, घर छोटे होते हैं, तो इतने सारे लोग एक छोटे घर में निवास नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको अलग घर बना के रहना पड़ता है। जैसे गांव से कोई व्यक्ति सिटी में आया, अब उसका छोटा घर है, तो वो घर से अपने माता पिता को या अन्य रिश्तेदारों को नहीं ला पाता है। आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, फिर चले जाएंगे।
और उनको अच्छा भी नहीं लगता है गांव से सिटी में रहना, है ना, क्योंकि वहां पर एटमोस्फियर अलग होता है, गांव का अलग होता है, सिटी का अलग होता है ना। तो इस तरीके से आधुनिक तथा औद्योगिक जो समाज है वहां पर मूल परिवार पाए जाते हैं, उनके उदाहरण। फिर ये डायग्राम देखो ऐसे बनाना होता है। अगर आपको मूल परिवार का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है ना, 2 मार्क्स के हिसाब से, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। टू मार्क्स में जो है आपको अगर मूल परिवार लिखने को आता है तो उसका आपको अर्थ लिखना है, उदाहरण लिखना है और ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे, है ना। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग, फिर इसके लक्षण, अभी हम आगे पढ़ेंगे गुण, दोष, निष्कर्ष, इतनी चीजें हमें पढ़ना है। ये पूरा आपको जो है 7 मार्क्स में पूछ सकता है। सॉरी, पूरा तो पूछेगा नहीं, पूरा तो 10 मार्क्स में पूछेगा, है ना, पूरा 10 मार्क्स में पूछेगा। और इसमें से कोई एक चीज, पर्टिकुलर चीज अगर पूछता है तो 7 मार्क्स से पूछ लेगा, है ना। जैसे लक्षण है, गुण है, दोष है, इनको 7 मार्क्स में पूछ सकता है, कोई एक, सारे नहीं, कोई एक। उसने पूछिए मूल परिवार के लक्षण लिखिए 7 मार्क्स में, मूल परिवार के गुण समझाइए 7 मार्क्स में, मूल परिवार के दोष लिखिए 7 मार्क्स में, है ना। तो कोई एक पर्टिकुलर 7 मार्क्स से पूछ सकता है, 2 या 3 चीजें इसमें 10 मार्क्स में पूछ सकता है, 2 पेज में आपको लिखना है। हाँ, तो मैं बात बता दूं इसके डायग्राम की। ये देखिए जो हमने लिखा है ऊपर, उसी का डायग्राम, पिता और माता। पिता को ये जो त्रिभुज बना है ऐसे लिखा जाता है, पिता, है ना, यानी पुरुष, पिता नहीं पुरुष मान लो, पुरुष को ऐसे लिखा जाता है। माता यानी महिला को ओ से लिखा जाता है, संकेत है मतलब। और फिर ये जो है ये विवाह का संकेत, इसमें मेरे ख्याल से मैंने हाँ वो बताया नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ, तो इसको मैं यहां पर बता देता हूं कि इसको क्या बोलते हैं। ये है पुरुष, पुरुष, है ना। ये महिला, वो महिला, ठीक है। ये इक्वल का जो मार्क है ये विवाह को दर्शाता है, विवाह, विवाह संबंध, है ना, ये विवाह संबंध को दर्शाता है। और ये जो है एक लाइन केवल ये संबंधों को दर्शाता है, रिलेशन, संबंध, है ना। तो ये संकेत है। तो पिता और माता, इन दोनों के बीच इक्वल निगाह है, मतलब दोनों के बीच विवाहिक संबंध है। और फिर इन दोनों से 2 संतान है, एक पुत्र है और एक पुत्री, है ना। पुत्र को हमने वैसा लिखा जैसे पिता को लिखा, पुत्री क्योंकि महिला तो उसको ओ से लिखा है। तो इस तरीके से व्यक्त किया जाता है ये डायग्राम। ये अविवाहित है, अगर विवाहित होंगे तो फिर वो इक्वल ओ ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो फिर मूल परिवार नहीं रहेगा, फिर विस्तृत परिवार हो जाएगा। अभी हम आगे विस्तृत परिवार पढ़ेंगे, है ना। मतलब ये अविवाहित है, मतलब इनका विवाह नहीं हुआ है। अगर विवाह को दर्शाना है तो फिर यहां पर इक्वल ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर मूल परिवार नहीं रहेगा, क्योंकि अविवाहित संतानें ही जो इसमें सम्मिलित होती है, ऐसा लिखा हुआ है अविवाहित संतानें। तो ये विवाहित संतानें हैं क्योंकि इनका विवाह नहीं हुआ। तो आया समझ में डायग्राम कैसे बनाना रहता है। और डायग्राम का यहां पर महत्व है। परिवार आप लिख रहे हैं, उसमें आप डायग्राम अगर नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आंसर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट।
ठीक, यहां तक हो गया। इंग्लिश में भी दिया हुआ है ना। तो ये इस तरीके से इसका मीनिंग मैंने बताया हुआ है। और फिर इसके लक्षण आगे आते हैं। जो हमने अर्थ में चीजें पढ़ी है वही लगभग इसके लक्षण में भी आती है। तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि परिवार का सबसे छोटा रूप होता है, लघु रूप होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें माता पिता और उसकी केवल अविवाहित संतानों को ही सम्मिलित किया जाता है ना। तो परिवार का सबसे छोटा रूप हो गया, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फैमिली। केवल पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं, है ना। इसमें कोई अन्य रिश्तेदार को सम्मिलित नहीं किया जाता है, केवल पति पत्नी और अविवाहित बच्चे ही सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे मैंने भी बताया था कि बच्चों का विवाह हो जाने के बाद वो उनका एक अलग मूल परिवार बन जाता है, तो वो मूल परिवार के हिस्से नहीं रहते विवाहित होने के बाद, है ना। आधुनिक औद्योगिक समाजों में ये पाए जाते हैं, प्रमुख विशेषता है। आधुनिक औद्योगिक तथा नगरीय समाजों में, ऐसा हम लिख सकते हैं इसमें, तथा नगरीय समाजों में पाए जाते हैं। इसके सदस्य जो होते हैं परस्पर भावनात्मक आधार पर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। सदस्य भावनाओं से जुड़े रहते हैं क्योंकि घनिष्ठ संबंध है। जैसे विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार होते हैं, विस्तृत परिवार होते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ी पीढ़ी हो जाती है, तो उनमें घनिष्ठता कम रहती है अपेक्षाकृत। मूल परिवार जो होते हैं, क्योंकि उसमें सम्मिलित कौन है, पति पत्नी और बच्चे, तो उनमें भावनात्मक आधार पर घनिष्ठता ज्यादा होती है। विस्तृत परिवार में, संयुक्त परिवारों में घनिष्ठता कम हो जाती है क्योंकि पीढ़ी थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, इसीलिए। ठीक है। बच्चों के जीवन पर रचनात्मक प्रभाव पड़ता है ना। मूल परिवार में बच्चों का जो जीवन है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके लक्षण है। इसके गुण, चूंकि सदस्य कम है ना, मूल परिवार में सदस्य कम होते हैं, इसलिए धन का दुरुपयोग कम होता है, खर्च कम होता है ना। जितना बड़ा परिवार उतना ज्यादा खर्च, छोटा परिवार कम खर्च, छोटा परिवार सुखी परिवार है ना। तो छोटा परिवार सुखी परिवार है। सुखी कैसे है कि खर्च कम है, झगड़े कम होते हैं, आवाज की समस्या नहीं रहती है, छोटे मकान में रह सकते हैं, है ना। विघटन नहीं होता है, लड़ाई झगड़े थोड़ा कम होते हैं। हालांकि आजकल पति पत्नी के बीच भी झगड़े चलते रहते हैं, है ना। परिवार में 2-3 लोग हैं, उसमें मेलजोल से नहीं रहते हैं, झगड़े चलते रहते हैं। आजकल इसी समय है। पहले 15-15, 20-20 लोग जो है एक साथ रहते थे, कोई झगड़ा नहीं होता था। आजकल 2-4 लोग ही एक परिवार में है, उनमें भी झगड़े चल रहे हैं। ये समस्या है ना। तो धन का अपव्यय कम होता है, खर्च कम होता है क्योंकि सदस्य संख्या कम है। निवास या आवास की समस्या नहीं होती है क्योंकि बहुत छोटे घर में भी जो है लोग रह सकते हैं क्योंकि सदस्य संख्या कम है। पारिवारिक कलह से बचाव, संघर्ष कम होता है, झगड़ा कम होता है सदस्य कम होने की वजह से, है ना। अब ये सारी चीजें हम जब संयुक्त परिवार में पढ़ेंगे तो अपोजिट हो जाएंगे, है ना। इनको हम अपोजिट कर देंगे संयुक्त परिवार में तो उसके दोष बन जाएंगे, है ना। यहां से हम संयुक्त परिवार के दोष के पॉइंट निकाल लें। अभी हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार, इंपॉर्टेंट है संयुक्त परिवार, है ना। तो संयुक्त परिवार के दोष में जैसे इसमें लिखा है धन का अपव्यय न होना, तो उसमें हो जाएगा धन का अपव्यय होना, ये दोष हो गया संयुक्त परिवार का। निवास आवास की समस्या संयुक्त परिवार में होती है क्योंकि ज्यादा सदस्य होते हैं, तो उसका दोष हो गया। पारिवारिक कलह से बचाव यहां पर होता है लेकिन उसमें पारिवारिक कलह होता है, तो उसका ये दोष हो गया, तीसरा पॉइंट। तो यहां पर जो हम गुण पढ़ रहे हैं, इन्हीं को आप उल्टा कर देंगे तो संयुक्त परिवार के दोष आपको मिल जाए। ठीक है। इसके जो हम दोष पढ़ेंगे उनको उल्टा कर देंगे तो संयुक्त परिवार के गुण बन जाएंगे, है ना। तो इनके गुण दोष का उल्टा संयुक्त परिवार के दोष गुण हो जाएंगे। ऐसा जनसंख्या नियंत्रण में सहायक, है ना। मूल परिवार में जनसंख्या नियंत्रित होती है, जनसंख्या कम होती है ना। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो
पति पत्नी जब रहते हैं, केवल संतानें रहती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार पालन पोषण करने की समस्या है, क्योंकि कोई और है नहीं, दो ही प्राणी हैं, पति पत्नी। तो उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा बच्चे अगर पैदा करेंगे तो उनके पालन पोषण की समस्या आएगी, कौन पालेगा। सिटी में रहते हैं, मूल परिवार सिटी में ही रहते हैं ज्यादातर, तो एक तो पालन पोषण की समस्या आती है, दूसरा खर्च की समस्या है, तीसरा रहने की समस्या है। तो दो तीन कारणों से जो है जनसंख्या का नियंत्रण मूल परिवार में होता रहता है। संयुक्त परिवारों में क्या है कि बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो पैदा करते जाओ, वो आराम से पालन पोषण करते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए संयुक्त परिवारों में जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि उनको पालन पोषण की टेंशन नहीं रहती है। यहाँ पर पालन पोषण की टेंशन है, क्योंकि अब जॉब भी करना है, बच्चे का पालन पोषण भी करना है, देख रेख भी करना है, तो कैसे होगा। वहां पर तो ये है कि दे दिया, उनकी दादी है, नानी है ना, उनकी बुआ जो भी है, तो वो उसकी देख रेख करेंगे, वो अपना काम कर देंगे। और गांव में कोई जॉब भी नहीं करता है, महिलाएं की जॉब कहाँ करती है गांव में। सिटी में तो महिला भी जॉब कर रही है, पुरुष भी जॉब कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण में मूल परिवार सहायक होते हैं, है ना। लेकिन संयुक्त परिवार में जनसंख्या नियंत्रण में कठिनाई आती, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो इसका अपोजिट, उसका दोष हो जाएगा संयुक्त परिवार का। माता पिता द्वारा अपने बच्चे को पर्याप्त समय न दे पाना। मूल परिवार, चूंकि जैसे बताया कि नगरीय क्षेत्र में ये परिवार पाए जाते हैं, नगरीय क्षेत्र में जो है सभी लोग नौकरी करते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो वो माता पिता है वो अपने बच्चे को समय उतना नहीं दे पाते हैं जो देना चाहिए, क्योंकि व्यस्तता ज्यादा है, नौकरी की प्रॉब्लम आती है ना। फिर इसके दोष है बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से ना होना। पालन पोषण की समस्या जैसे मैंने भी बताया, क्योंकि और कोई है नहीं, दोनों ही हैं, और दोनों को काम भी करना है, जॉब भी करना है, बच्चे का पालन पोषण भी करना है। तो आजकल तो सिटी में क्या होता है कि बच्चा 1 साल का हुआ तो झूला घर में डाल देते हैं, है ना। दोनों पति पत्नी जॉब कर रहे हैं, उसको सुबह झूला घर में डाला और जॉब में चले गए, शाम को उसको लेते हुए घर आ गए। तो पालन पोषण कैसे हो। अब वहां तो वो अब कैसे रख रहे हैं क्या पता, क्या कर रहे हैं उसके साथ, किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कोई देख तो रहा नहीं। पैसे भी ऊपर से लग रहे हैं झूला घर में, और देखरेख भी सही ढंग से नहीं, पालन पोषण भी बच्चे का सही ढंग से नहीं हो रहा। इस सिटी में ये प्रॉब्लम है ना। तो ये एक बड़ी समस्या है मूल परिवार में, बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से नहीं होता है। सामाजिकरण की समस्या आती है। सामाजिकरण की समस्या क्यों आती है, क्योंकि समय नहीं दे पाया, मतलब जो माता पिता हैं वो जो है बच्चे के साथ समय नहीं बिताते हैं, उनको सिखाते नहीं, क्योंकि समय नहीं उनके पास। सुबह से गए वो शाम के, कई बार तो क्या होता है बताते हैं लोग जो प्राइवेट नौकरी करते हैं कि वो 6 बजे निकल गए, जब बच्चा सोता रहता है, और आए 8 बजे बच्चा सोया मिला, तो बच्चे को देख नहीं पाए ना बच्चा बाप से मिल पाता है, बातचीत कर पाता है, ना ही बाप बेटे से बातचीत कर पाता है ना। जब जाता है तो सोया रहता है, जब आता है तो सो जाता है। और बीच में छुट्टी हुई तभी जो है बच्चे से उसकी मुलाकात हो पाती है, बातचीत हो पाती है, नहीं तो हो ही नहीं पाती। ये हालत है सोचो सिटी में, है ना। पता चला कि छुट्टी के दिन भी उसको जाना पड़ रहा है, तो वो भी गया काम से, है ना। तो इस तरीके से समस्या, तो ये सामाजिकरण नहीं हो पाता। सामाजिकरण का मतलब ये होता है कि समाज के जो तौर तरीके हैं बच्चे को सिखाई नहीं पाते हैं, है ना। समाज में क्या चल रहा है बच्चे को पता ही नहीं। और आजकल तो और समस्या है, आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उसको मोबाइल दे दिया जाता है, तो मोबाइल में वो बस देखता रहता है ना, जो भी चीजें चल रही हैं। तो और ज्यादा प्रॉब्लम है सामाजिकरण की, मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, है ना। बच्चा
5-6 महीने का होता है, बस मोबाइल उसके हाथ में आ जाता है ना। तो मोबाइल में जो है वो जो गेम वगैरह चलते रहते हैं, गाने वगैरह, वो सब देखता रहता है। उसको समाज के जो तौर तरीके हैं, समाज के जो रीति रिवाज हैं, उनको पता नहीं चलता। फिर स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। स्कूल में इतना ज्यादा वर्कलोड इतना ज्यादा होमवर्क दिया जाता है, उसी में उलझ जाता है ना। तो इस तरीके से जो है सोशल एक्टिविटी बहुत कम हो पाती है आज के समय, तो इसलिए सामाजिकरण की समस्या ज्यादा है। समष्टवादी के स्थान पर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विकास। समष्टवादी मतलब सभी को साथ में लेके चलना, सभी के बारे में सोचना, है ना। व्यक्तिवादी का मतलब होता है केवल अपने बारे में सोचना, केवल अपना हित देखना, है ना। समष्टवादी मतलब सबका हित देखना, और व्यक्तिवादी मतलब अपना केवल हित देखना। तो समष्टवादी प्रवृत्ति संयुक्त परिवार में पाई जाती है। संयुक्त परिवार में जो व्यक्ति रहता है वो सबके बारे में सोचता है, सबका हित देखता है, सबके लिए प्रयास करता है। लेकिन जब मूल परिवार में व्यक्ति आ जाता है तो उसको केवल अपना ही देखता है, अपना परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चे, बस, बाकी से उसको कोई लेना देना नहीं। तो यह है व्यक्तिवादी प्रवृत्ति। तो मूल परिवारों की वजह से जो पहले समष्टिवादी प्रवृत्ति हुआ करती थी, अब व्यक्तिवादी प्रवृत्ति आ गई है। यानी व्यक्ति जो है केवल अपने बारे में आज सोचने लगा। व्यक्तित्व विकास उचित तरीके से नहीं हो पाता है। देखो, संयुक्त परिवार में भी व्यक्तित्व विकास की समस्या है और मूल परिवार में भी। संयुक्त परिवार में समस्या क्यों है? क्योंकि उसका व्यक्तित्व उभर नहीं पाता, इतने लोग साथ में रह रहे हैं तो वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता है, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। बड़े बुजुर्ग डांट देते हैं, अरे ऐसा नहीं है, तो वो बेचारा सहमा सहमा रहता है। और मूल परिवार में उसके अपेक्षा थोड़ा सा व्यक्तित्व विकास ज्यादा होता है, लेकिन फिर उसको समझाने वाला नहीं ज्यादा रहता है, क्योंकि मैंने बताया कि माता पिता ज्यादा समय नहीं दे पाते, उसको समझाएं, उसको बताएं, दुनियादारी उसको बताएं कि भाई ऐसे करना है, इस तरह से। तो समस्या दोनों में है व्यक्तित्व विकास की, लेकिन संयुक्त परिवार में ये समस्या ज्यादा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। संयुक्त परिवार में समस्या ज्यादा है, मूल परिवार में थोड़ा सा कम है। ठीक है, व्यक्तित्व विकास। समाज के अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया ना हो पाना, है ना। समाज के अन्य सदस्यों से अंतःक्रिया नहीं हो पाती है क्योंकि जो है वो अलग थलग हो जाता है, केवल अपने परिवार से ही जुड़ा रहता है, अन्य के साथ जो है ज्यादा घुल मिल नहीं पाता है ना। और आजकल तो क्या है कि एक बच्चा है, दो है, कई तो एक ही बच्चा है, तो अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है, किसी के साथ घुल मिल नहीं पाता। जैसे अब 2-3 बच्चे हैं तो आपस में जो है वो खेलते रहते हैं, है ना। लेकिन आज के समय में जो है, जो मूल परिवार है उनमें ज्यादातर 1 या 2 बच्चे हैं, पहले ज्यादा बच्चे हुआ करते, है ना। तो अब बच्चा जो है अपने आप में खोया रहता है, उसको समाज से ज्यादा मतलब नहीं रहता है, समाज में क्या चल रहा है, समाज के क्या तौर तरीके हैं, रीति रिवाज है, उनसे ज्यादा उसको लेना देना नहीं होता है। तो समाज के साथ अंतःक्रिया उसकी नहीं हो पाती है, सबसे बड़ी समस्या है ना। तो ये इस तरीके से मूल परिवार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताए हैं, ये पूरा हो जाता है। फिर आता है विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। ये एक्चुअली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विस्तृत परिवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। संयुक्त परिवार इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संयुक्त परिवार का सिलेबस में मेंशन किया गया है, जैसे मैंने पहले बताया कि कुटुंब नाम से जो है संयुक्त परिवार का मेंशन सिलेबस में है। कुटुंब को इंग्लिश में ज्वाइंट फैमिली लिखा हुआ है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मूल परिवार थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्तृत परिवार तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विस्तृत परिवार को अगर पूछेगा तो 2 मार्क्स में ज्यादा पूछ सकता है, अगर बहुत ज्यादा तो 7 मार्क्स में। तो मैंने उसी हिसाब से जो विस्तृत परिवार को यहाँ पर दिया हुआ है। इसका फॉर्मेट वही है, अर्थ है, लक्षण, निष्कर्ष है, ज्यादा इसमें पोर्शन है नहीं। देखिए, संयुक्त परिवार में क्या होता है, 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां सम्मिलित होती है। संयुक्त परिवार में 3 या 3 से ज्यादा पीढ़ियां सम्मिलित होती हैं तो संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार जब बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाता है तो उसको विस्तृत परिवार बोल दिया जाता है ना। एक विस्तृत परिवार में बहुत सारे मूल परिवार
बहुत सारे संयुक्त परिवार होते हैं, मतलब विस्तृत परिवार जो होता है अनेक संयुक्त परिवारों तथा मूल परिवारों का मिक्सअप है। ठीक है, एक संयुक्त परिवार जब बहुत ज्यादा फैल जाता है, जिसमें सदस्यों के बीच क्या रिलेशन है इसका ठीक ठाक पता नहीं लग पाता है, पता नहीं चल पाता है कि इसके साथ हमारा क्या रिलेशन है, ये पता है, लेकिन हम उसका पता नहीं लगा पाते कभी कभी। लेकिन इसमें यह होता है कि एक पूर्वज की संतान होने के कारण सभी जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये खास बात है। निवास स्थान एक ही जगह हो सकता है या अलग जगह भी हो सकता है, समझे ना। जैसे एक मान लीजिए इंदौर में एक परिवार रह रहा है और एक जो है किसी गांव में रह रहा है, तो वो है विस्तृत परिवार, लेकिन रहे अलग अलग जगह रहे। एक परिवार एक पूर्वज की संतान है, तो एक ही जगह रहना जरूरी नहीं। जैसे संयुक्त परिवार में क्या होता है, संयुक्त परिवार में एक ही स्थान पर एक साथ रहना जरूरी होता है ना। संयुक्त परिवार में तीन या तीन से अधिक पीढ़ियां होती हैं, वो सभी एक ही घर में रहते, एक ही छत के नीचे रहते हैं, उनकी सामूहिक संपत्ति होती है, एक ही रसोई से बना भोजन करते हैं और एक साथ जो है धार्मिक कार्यकलापों में हिस्सा लेते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है, लेकिन यहां पर एक ही जगह रहना जरूरी नहीं है, सामूहिक संपत्ति होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, एक ही रसोई से बना भोजन करें ऐसा जरूरी नहीं होता है। जरूरी यह है कि एक पूर्वज की संतान होते हैं, इसीलिए एक दूसरे से वो संबंधित होते हैं। लेकिन चूंकि पीढ़ी इतनी लंबी हो जाती है कि उनके साथ क्या रिश्ता है इसका ठीक ठाक पता नहीं चल पाता है, तो ये विस्तृत परिवार। ठीक है, तो वही है इसमें लिखा है इसका मीनिंग। संयुक्त परिवार जब बहुत अधिक फैल जाता है तो उसे विस्तृत परिवार की संज्ञा दे दी जाती है। ऐसे परिवार में सभी रक्त संबंधी कुछ अन्य संबंधी सम्मिलित होते हैं। ये एक ही निवास या अलग निवास में रहते हुए भी एक पूर्वज की संतान होने का एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों से बने होते हैं और मुखिया को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मतलब कहने के यहां पर है कि अलग अलग भी रह सकते हैं और साथ में भी रह सकते हैं, सिटी भी अलग हो सकती है, लेकिन चूंकि पूर्वज एक है इसलिए हम कह देते हैं ना हमारा परिवार वहां पर रह रहा है, ऐसा कहते हैं ना। एक हमारा परिवार इंदौर में रह रहा है, एक परिवार हमारा परिवार भोपाल में रह रहा है, एक जबलपुर में, ऐसा कहते हैं ना। तो यही है विस्तृत परिवार, मतलब एक ही जगह रह सकते हैं या अलग अलग जगह रह सकते हैं, एक ही रसोई से बना भोजन कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं, संपत्ति उनकी सामूहिक भी हो सकती है अलग भी हो सकती है, लेकिन एक पूर्वज की संतान होने के कारण उनके बीच संबंध होता है, उनके बीच रिलेशन होते हैं। लेकिन कभी कभी पीढ़ी इतनी लंबी हो जाती है कि रिलेशन का ठीक ठीक पता भी नहीं चल पाता है। संयुक्त परिवार में पता रहता है कि भाई हमारे ये दादा हैं, हमारे परदादा हैं, ग्रैंड फादर हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं, है ना, हमारे दादा के दादा, इस तरह से। लेकिन ये बहुत ज्यादा जब लंबी हो जाएगी तो विस्तृत परिवार हो जाता है। 3 पीढ़ी, 3 से ज्यादा पीढ़ी और उससे और ज्यादा पीढ़ी, मतलब 8-10 पीढ़ी हो गई तो विस्तृत परिवार। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से विस्तृत परिवार की डेफिनेशन आप बताइए। ये 2 मार्क्स में आपको पूछ सकता है। है ना, फिर इसका इंग्लिश है। हाँ, तो इसके लक्षण आपको ये देखिए, इसका भी मैंने डायग्राम बनाया है। दक्षिण मोजाम्बिक में रहने वाला बाथोंगा समाज विस्तृत परिवार के लिए उल्लेखनीय उदाहरण है। तो ये जो है इस तरह से मैंने बताया। ये है, ये पूर्वज है, देखो ये पूर्वज है ना, इसको हम कह सकते हैं पूर्वज। अब इनकी बहुत सारी संतानें हैं, इसको और हम नीचे कर सकते हैं, है ना।
इसमें और ज्यादा फैला सकते हैं इसको ऐसे। ऐसे है ना। तो इस तरीके से ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है, तो विस्तृत परिवार हो जाता है, बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है, परिवार बहुत ज्यादा फैल जाता है। बोलते हैं हमारे ताऊ हैं, फिर ताऊ के बेटे हैं, फिर उनके बेटे के बेटे हैं, फिर उनके बेटे के बेटे, इस तरह से कहते हैं ना। दूर के रिश्तेदार हम बोलते हैं, वो हमारे दूर के रिश्तेदार। तो दूर के रिश्तेदार मतलब वो विस्तृत परिवार हो गया। जब हमें पता नहीं चलता कि कौन है, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है कि वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। तो दूर के रिश्तेदार मतलब वो विस्तृत परिवार मान लो, ठीक है। ऐसे ये जो है, देखो ये संयुक्त परिवार है। इसको अगर हम देखें, अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये संयुक्त परिवार है। और यही संयुक्त परिवार आगे फैलता जाता है, तो वो विस्तृत परिवार बन गया। ये एक संयुक्त परिवार है, उसमें 3 पीढ़ियां हैं, कम से कम 3 पीढ़ियां होना जरूरी है, कम से कम, है ना। तो संयुक्त परिवार है। इसमें और ज्यादा जो पीढ़ियां आगे बढ़ जाती है तो विस्तृत परिवार हो गया, बहुत ज्यादा पीढ़ियां इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। इसके बाद फिर इसके लक्षण है, जो हमने इसके अर्थ के अंतर्गत चीजें पढ़ी है, वही लक्षण में लिखा हुआ है। सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, इसमें बहुत सारे सदस्य हो जाते हैं। सदस्यों में रक्त संबंधित तथा अनसंबंधित संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है। अनसंबंधी मतलब विवाह संबंधी, 2 प्रकार के संबंधी होते हैं, एक रक्त संबंधी होते हैं, एक विवाह संबंधी होते हैं। विवाह संबंधी मतलब पति पत्नी, रक्त संबंधी मतलब पति पत्नी जो है उनकी संतानें, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, ये रक्त संबंधी होते हैं। ठीक है। सदस्यों का निवास स्थान सम्मिलित हो सकता है, अलग भी हो सकता है, एक ही जगह रह सकते हैं, अलग अलग स्थान पर भी रह सकते हैं, है ना। सदस्यों के कार्य समान अथवा अलग अलग हो सकते हैं। एक परिवार के सभी सदस्य जो एक जैसा काम कर सकते हैं, या अलग अलग, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है ना। किसी की सरकारी नौकरी है, किसी की प्राइवेट नौकरी, किसी का खुद का बिजनेस है, किसी की खेती है ना, कोई पशुपालन का काम कर रहा है ना। अलग अलग व्यवसाय हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। सभी सदस्य एक ही पूर्वज की संतान होते हैं, है ना। ये इसमें कंपलसरी है कि एक ही पूर्वज का संतान होना जरूरी है। सभी सदस्यों का वंश व गोत्र एक होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक ही पूर्वज की संतान है तो वंश एक होगा, गोत्र भी एक होगा। तो कहते हैं ना, जब भी विवाह होता है तो उसमें गोत्र मिलाए जाते हैं, क्योंकि एक गोत्र की जो संतान होती है, एक गोत्र के जो लोग होते हैं, वो भाई 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 बहन होते हैं, क्योंकि एक ही पूर्वज है उनका, एक ही पूर्वज मतलब एक गोत्र। तो एक गोत्र के लोग सभी भाई 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 बहन है, तो उनके बीच विवाह हो नहीं सकता, इसीलिए गोत्र मिलाए जाते हैं। गोत्र अगर मिल रहा है मतलब विवाह नहीं। सबसे पहले विवाह के पहले जो है गोत्र मिलाए जाते हैं। अगर गोत्र समान है तो विवाह नहीं, है ना। पितृपक्ष से भी मिलाते हैं, मातृ पक्ष से भी मिलाते हैं। समान गोत्र में विवाह नहीं होता, समगोत्री विवाह नहीं होता, है ना। तो एक ही गोत्र उनका होता है विस्तृत परिवार के अंतर्गत। एक ही पूर्वज की संतान होने के कारण एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों से बंधे होते हैं, कोई न कोई उनका रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, सामाजिक संबंध होता है। सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण उनके संबंधों तथा रिश्तेदारी का सही ढंग से ज्ञान कभी कभी नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा पीढ़ी बढ़ जाती है। तो मैंने जैसा कि बताया है ना, पीढ़ी इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है कि उनके बीच क्या रिश्ता है इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इस तरीके से यह है विस्तृत परिवार के बारे में।
अब हम आगे संयुक्त परिवार पढ़ेंगे कल, क्योंकि इम्पोर्टेंट है संयुक्त परिवार, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें इतनी सारी चीजें हमें पढ़ना है संयुक्त परिवार के अंतर्गत, तो कल मैं इसको स्टार्ट करूंगा।